नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। आज से 1500 साल पहले 476 ईस्वी में एक ऐसे दिमाग का जन्म हुआ जिसने हमें खगोल विज्ञान का अद्भुत ज्ञान दिया। उन्होंने बताया चाँद, तारे, सूरज, पृथ्वी और अन्य बहुत से खगोलीय विज्ञान की जानकारी हमें दी और वे विश्व के महान वैज्ञानिक बने। वो उनका नाम था आचार्य आर्यभट्ट। वे नालंदा में पढ़ने गए थे। नालंदा में वो 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने पैदल चलकर पाटलिपुत्र तक की यात्रा पूरी की। उनका जन्म कुसुमापुर नामक एक गांव में हुआ था जो पटना में है। पटना से वे पाटलिपुत्र तक पैदल आए पढ़ने के लिए। वहाँ पर उस समय उनकी उम्र थी 13 वर्ष। ये खासकर मैंने ये जानकारी आज की मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए दी है, स्टूडेंट्स को जानने के लिए दी है, क्योंकि वे जाने कि हमारे रोल मॉडल जो थे वो कैसे थे और किस तरह से रहते थे, ताकि उनका दिमाग कैसे इतना तेज़ हुआ। इसलिए मैंने इस पर आज का वीडियो मैंने बनाया है। हमारे विद्यार्थी, हमारे स्टूडेंट्स इसको ज़रूर सुनें और इस पर चलने की कोशिश करें। इस पर चलना क्या है, कितना कैसे चलना है, उनकी सादगी को अपनाना है हमें। और सादगी जो होती है, किसी भी विद्यार्थी की सादगी जो होती है, उसके माइंड को कंट्रोल करने का एक बहुत बड़ा औजार बन जाता है। उसका माइंड कहीं भटकता नहीं। और जो एक शांत और धैर्य वाला माइंड होता है, कंट्रोल वाला जो माइंड होता है, वो निश्चित रूप से वो शार्प होता ही है, क्योंकि वो उसका दिमाग बंटता नहीं है, उसका दिमाग सिर्फ एक तरफ रहता है। इसलिए मैंने आचार्य आर्यभट्ट को आपके समक्ष लाना मुझे ठीक लगा कि हमारे विद्यार्थी जानें कि वे कैसे थे। आचार्य आर्यभट्ट के बारे में आप लोग पढ़ें और सन्यासी जीवन में रह करके इतने बड़े वैज्ञानिक बनना कितना आसान था उनके लिए, ये जानना है। खैर, उनका माइंड तो एक सुपर माइंड था ही, लेकिन उनके बारे में जानना, और हमारा विज्ञान आज का कहता है कि हम भी अपने दिमाग को तेज बना सकते हैं, शार्प बना सकते हैं। तो वो जब नालंदा में आए 13 वर्ष की अवस्था में पैदल चल कर के जब वो नालंदा में आए, तो नालंदा का खगोलीय पुस्तकालय का नाम था धर्मगंज। धर्मगंज में बहुत से पुस्तकें पहले से रखी गई थी, जिनमें इनके पहले भी जो वैज्ञानिक हुए थे, जिन्होंने खगोल शास्त्र के बारे में जो कुछ लिखा था, उन्होंने उसको पढ़ा। और जब उन्होंने पढ़ा तो उसमें उनको कई गलतियाँ मिली, और उन गलतियों को उन्होंने प्रैक्टिकली यंत्र के द्वारा उन्होंने वहाँ के नालंदा के आचार्यों को उन्होंने समझाया कि यहाँ पर ये इस तरह से गलत है। और आचार्य, उनके पहले के जो आचार्य थे, क्योंकि वो तो एक छात्र थे 13-14 वर्ष की अवस्था के, तो जब पूर्व आचार्यों ने जब देखा, इनके तर्क को देखा और इनके ज्ञान को समझा, तो वे दंग रह गए। और फिर उन्होंने भी इनको सम्मान दिया और इनको कुलपति बनाया। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति बने ये। और जब ये कुलपति बने, तब उसके बाद हमारा विज्ञान बहुत तेज़ी से उन्नति किया, और उसके बाद विदेशों से भी छात्र यहाँ पर आने लगे पढ़ने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में। इन्होंने मात्र 23 वर्ष की अवस्था में एक ग्रंथ की रचना की। पहले सूत्र बहुत बड़े बड़े लिखे गए थे। 121 सूत्रों को इन्होंने बहुत छोटे छोटे उसमें बनाया, ताकि पढ़ने में और समझने में आसानी हो। और ये पूरी जो इन्होंने ग्रंथ लिखा, उसका नाम है आर्यभट्टिया, जो एक कविता के रूप में है। इनके सूत्र एक कविता के रूप में हैं, ताकि आसानी से लोग समझ सकें। तो इन्होंने ये करते क्या थे, सारे बच्चे अपना खेलते थे, जैसे अपनी उसमें लगे रहते थे और भी काम करते थे, मगर ये एक सुनसान, एक अकेले अपने कमरे में बैठकर ग्रंथ लिखते थे, और रात को ये नालंदा की छत पर बैठ करके तारों को ये पढ़ा करते थे। इन्होंने बताया कि सूर्य क्यों डूबता है, इन्होंने बताया कि ध्रुव तारा स्थिर क्यों रहता है, इन्होंने बताया कि हमें क्यों लगता है कि हम घूम रहे हैं। तो इन्होंने ये भी समझाया
कि घूमती है पृथ्वी, और जब हम कभी आगे, जैसे हम ट्रेन में चलते हैं ना, हम आगे जा रहे होते हैं तो हमें अपना भान नहीं रहता, हमें ये लगता है कि जो सामने का दृश्य है, पेड़ है, जंगल है, लोग हैं, ज़मीन है, वो जा रही है, हमें इस तरह से फील होता है। ठीक यही हालत हमारी पृथ्वी की है। इसका चक्र इतना संतुलित है कि वो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी पृथ्वी चक्कर लगा रही है, हमारी पृथ्वी घूम रही है। और इसी कारण सूर्य का निकलना होता है, चंद्रमा का भी निकलना होता है, दिन और रात होते हैं। तो ये इसका कारण यही होता है। ध्रुव तारा स्थिर क्यों रहता है, इसको इन्होंने आचार्य आर्यभट्ट ने बताया। पहले लोग ज़ीरो नहीं जानते थे, तो ज़ीरो न जानने के कारण गणना करने में बहुत परेशानी होती थी। कैसे गणना करते थे लोग? उस समय बड़ी बड़ी संख्याओं को लिखना आसान नहीं था। कैसे लिखा जाता है इसके अंदर तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन ज़ीरो नहीं था। इन्होंने ज़ीरो का मान बढ़ाया। ज़ीरो, जब हम किसी संख्या के पीछे ज़ीरो लिख देते हैं तो उसका मान 10 गुना बढ़ जाता है। इसको हमें आचार्य भट्ट ने बताया, जो हम आज भी इसका प्रयोग करते हैं, और हम हज़ारों, लाखों, मिलियन, बिलियन तक की गिनती को लिखते चले जाते हैं और समझते भी हैं। इन्होंने ग्रहण का मनोवैज्ञानिक कारण बताया कि क्यों होता है ग्रहण। सूर्य डूबता था, पहले तो था, लोग जब सूर्य डूबता था तो वे शोक मनाते थे कि अंधेरा हो गया है, सूर्य देव को मनाना पड़ेगा ताकि फिर से हमें रोशनी दें। तब इन्होंने दिन और क्यों होता है, रात कैसे होती है, सूर्य क्यों डूबता है, कैसे डूबता है, इसको इन्होंने बताया, समझाया। आचार्य भट्ट के खगोल विज्ञान उस समय शिखर पर था। शिखर पर पहुंचने के कारण इनका मान विदेशों तक गया, और उसके बाद हमारे नालंदा में देश विदेशों से भी छात्र पढ़ने के लिए आने लगे। हम सभी जानते हैं कि वर्ष में केवल 365 दिन होता है, लेकिन आचार्य भट्टिया में लिखा हुआ है कि एक वर्ष में 365 दिन, 6 घंटे, 12 मिनट और 30 सेकंड होते हैं। सही गणना ये है। और बच्चों को इन्होंने पढ़ाने के लिए एक वेधशाला बनाई थी, जिसमें तांबे और पीतल के यंत्र बनाए गए थे। सूर्य बना था, पृथ्वी बनी थी, तारे बने थे, उन सब का एक जो वो घूमते रहते हैं, उसको बना करके उन्होंने वेधशाला में बच्चों को खगोलीय विज्ञान की पढ़ाई बच्चों से करवाई। तो ये हमारे देश के महान वैज्ञानिक थे। जब पूरा देश सिर्फ जाग रहा था, पूरा विश्व जाग रहा था या करवटें बदल रहा था, तब हमारा भारत यहाँ पहुँचा था। तो धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। हमारे विद्यार्थी इसको ज़रूर देखें और उनकी आचार्य भट्ट को पढ़ें और अपने जीवन में उतारें, क्योंकि यही हमारे रोल मॉडल हैं। धन्यवाद। लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।